हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है हमारे फाइटर बैच में। तो क्लास 12 सेमेस्टर 4 एटम्स एंड न्यूक्लियाई का और एक वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आज मैं आ चुका हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरे। हाँ, वही एक्सरे जो आप सभी लोग बचपन से कभी ना कभी किए हैं। एक्सरे आप सभी लोगों को पता है कि एक्सरे हमारे बोन्स के पिक्चर डायग्राम के लिए, हमें बोन्स का हमें इमेजिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन कभी क्या आपका मन में क्वेश्चन गया है कि एक्सरे सर पैदा कैसे होता है, सर एक्सरे क्रिएट कैसे होता है? आज हम लोग वही जानेंगे कि एक्सरे क्रिएट कैसे होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है और मैं बहुत ही कम टाइम में, आज का क्लास थोड़ा छोटा ही होगा लेकिन कम टाइम में मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एक्सरे का। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी हमारे एटम्स के ऊपर 3 लेक्चर आ चुका है, जो इसी प्लेलिस्ट जो नीचे दिया रहेगा प्लेलिस्ट पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग देख चुके हैं तो ये क्लास आपके लिए है। तो सबसे पहले एक्सरे क्या है? आप सभी लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा वेव्स था वो चैप्टर पढ़े थे। तो एक्सरे भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। याद कीजिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या क्या पढ़ा था। याद कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर जो आप लोगों का सेमेस्टर 3 में था, क्या क्या हमने पढ़ा था? सबसे पहले था गामा रे, देन एक्सरे, ये सब पढ़ते याद आ रहा है? फिर यूवी रे, उसके बाद क्या था? विजिबल लाइट, उसके बाद क्या था? इंफ्रारेड रेडिएशन, उसके बाद क्या था? बोलिए, उसके बाद बोलिए। उसके बाद था माइक्रोवेव एंड ये था रेडियो वेव। ये हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था। हम लोग जितना नीचे जा रहे थे क्या हो रहा था? वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा था। जितना नीचे जा रहे थे वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा था, और जितना ऊपर जा रहे थे क्या हो रहा था? जितना ऊपर जा रहे थे हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा था। जितना ऊपर जाएंगे हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है? गामा रे का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है? रेडियो वेव का वेवलेंथ आप सभी लोगों को पता है। हम लोग आज पढ़ेंगे इस एक्सरे के बारे में। एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है 0.01 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो ये क्या है चीज़, ये हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरे एक्चुअली 2 तरह का होता है, और भी अगर डिटेल्स में हम लोग बोले, एक्सरे इज ऑफ 2 टाइप्स, एक सॉफ्ट एक्सरे, एक हार्ड एक्सरे, बेस्ड ऑन देयर वेवलेंथ। लेकिन अभी वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं, आपका सिलेबस का पार्ट है हाउ इज एक्सरे फॉर्म्ड। तो हम लोग आज वही देखेंगे कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग वही देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके मेन लेक्चर में चले जाते हैं। सो देखिए, एक्सरे प्रोडक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कूलिज ट्यूब। हाँ, एक्सरे प्रोड्यूस के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होगा, जिस इंस्ट्रूमेंट, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट में एक्सरे प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं कूलिज ट्यूब। COLLIDG, कूलिज ट्यूब। सर कूलिज ट्यूब क्या चीज़ है सर? नाम नहीं सुना तो सुनाऊंगा, बहुत कुछ नहीं सुना, सुनेंगे हम लोग। देखिए, एक ऐसा टाइप का ट्यूब होता है, एक ऐसा टाइप का ट्यूब होता है, यहाँ से एक रजिस्टर जाता है, फिर यहाँ से एक ऐसा करके बैटरी कनेक्शन रहता है रजिस्टर के अक्रॉस, और यहाँ पर और एक हमारा इलेक्ट्रोड रहता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ऐसा करके एक इलेक्ट्रोड रहता है। यहाँ पर इसका नेगेटिव प्लेट कनेक्टर रहता है, यहाँ पर एक ऐसा करके पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट रहता है, ऐसा करके। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर या एमीटर रहता है, यहाँ से हमारा जाता है। तो क्या होता है, जब यहाँ पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है, क्योंकि नेगेटिव ये प्लस है माइनस है, तो यहाँ पर ये क्या है? नेगेटिव प्लेट मतलब क्या? कैथोड, ये वाला क्या है? एनोड। तो जब यहाँ से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जाके इस मेटल पे इंसिडेंट करता है, हाई स्पीड मेटल जाके इंसिडेंट करता है, तभी यहाँ से एक्सरे निकलना शुरू होता है, तभी यहाँ से एक्सरे रेडिएशन शुरू होता है, एक्सरे रेडिएशन एमिट होता है। यही है पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे फिनोमेना। सो एक्सरे के लिए क्या होता है? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जाके कोई भी मेटल सरफेस में जब हिट करेगा, मेटल के एटम में हिट करेगा, तब वहाँ से एक्सरे निकलेगा। लेकिन ये कैसे निकल रहा है वो हम देखेंगे और कैसे टाइप में। तो मेन प्रिंसिपल क्या है सर एक्सरे प्रोड्यूसन का? मेन प्रिंसिपल क्या है? हाई स्पीड, मेन जो प्रिंसिपल है एक्सरे प्रोडक्शन का, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट ऑन एटम। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जब एटम में इंसिडेंट करता है तभी वहां से एक्सरे रिलीज होता है। सो बेस्ड ऑन द इंसिडेंट, मतलब कैसे धक्का मारेगा, एक्सरे 2 तरह का प्रोड्यूस होता है, एक है कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, एक है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। सो एक्सरे प्रोडक्शन 2 तरह का होता है।
तो वही आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ क्या क्या होता है। देखिए एक्सरे जो प्रोडक्शन है, एक्सरे प्रोडक्शन का अगर मैं बात करूँ, एक्सरे प्रोडक्शन दो तरह का होता है। एक है कॉन्टिन्यूअस, एक है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्शन है। ठीक है, सो अभी हम लोग देखेंगे दोनों क्या चीज है। चलिए देख लेते हैं, व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस एक्सरे प्रोडक्शन, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोडक्शन। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सो सबसे पहले हेडिंग कीजिए, नंबर 1 इज कॉन्टिन्यूअस एक्सरे प्रोडक्शन। तो कैसे होता है, फिनोमेना को समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। तो इसके लिए अगर हम लोग एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं, सो देखिए ऐसे बीच में हमारा न्यूक्लियस रहता है और उसके चारों ओर ऐसे सेल्स रहता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहता है, हर एक शेल्स का चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन रहता है। 3 बोलिए कितना रहेगा, 8 तो रहेगा, मैं जनरली एक बना रहा हूँ, कौन सा टाइप का नहीं बोलो, जनरली बना रहा हूँ। 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 और एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ बना देता हूँ, और इस यहाँ पर भी मैं एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए ये सब है इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूक्लियस। अभी अगर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड लेके आता है और कहाँ से निकल जाता है, एकदम न्यूक्लियस के पास से गुजर जाता है हाई वेलोसिटी के साथ या हाई स्पीड के साथ। एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एकदम करीब, कोई भी इलेक्ट्रॉन में हिट नहीं करेगा, लेकिन न्यूक्लियस के एकदम करीब से जब गुजर जाएगा, एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एकदम करीब से गुजर जाएगा, तब वहां से रेडिएशन इमिट होगा। याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था वहां पर, बोले क्या पढ़ा था, एक डी ब्रोगली का हमने थ्योरी पढ़ा था ना, जब वहां पर हमने डुअल नेचर पढ़ा था मैटर का, वहां पर क्या पढ़ा था, एक थ्योरी हमारा था ना, एवरी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन, ये हमें पता है थ्योरी। ठीक है, वही चीज यहां हो रहा है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब से गुजर जा रहा है, ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एकदम न्यूक्लियस के करीब से गुजर जा रहा है। जब भी गुजरेगा यहां से धीरे धीरे क्या होगा, रेडिएशन निकलना शुरू होगा। मतलब क्या हो रहा है, इधर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन पासेस वेरी क्लोजली, कहां से, टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बहुत करीब से गुजर जाता है, न्यूक्लियस के बहुत करीब से गुजर जाता है, और इसीलिए रेडिएशन इमिट होता है। एंड सो रेडिएशन इज एमिटेड, और इसी टाइप के रेडिएशन को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है सर, यहाँ पर जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसका जो एनर्जी है हमें प्लैंक का इक्वेशन से मिलता है, h न्यू मिलता है। इसका मतलब ही क्या है, h c बाई लैम्डा। अभी ये हम लोग 1 बाई लैम्डा क्या लिखेंगे, या लैम्डा नहीं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लैम्डा का वैल्यू क्या लिखेंगे, लैम्डा का वैल्यू h c बाई ई। अभी एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी का मतलब E इंटू वी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ h c बाई ई इंटू वी। वी क्या है, वी इज पोटेंशियल ऑफ एक्सरे, मतलब इंसिडेंट एक्सरे का जो पोटेंशियल है, जिस मतलब एक्सरे नहीं, एक्चुअली पोटेंशियल ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, इसको एक्चुअली हम लोग ये बोलते हैं इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल। सो अगर हम लोग इन सब का वैल्यू बिठा दें, तो इसका वैल्यू अगर बिठाएं तो क्या आएगा, शॉर्टकट एक फॉर्मूला आप लोग याद करके रखिए, 12431 भाई, ये जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। आप सभी लोगों को वैल्यू पता है, H का वैल्यू है 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। उसके बाद C का वैल्यू आप सभी लोगों को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। E का वैल्यू क्या है 1.6 10⁻19 कूलम। तो इन सब का वैल्यू बिठा के और जब हम लोग एंगस्ट्रॉम में रिजल्ट लाएंगे तो ये वाला शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल करने में काम में आएगा। तो ये है, ये जो हमारा ये है वेवलेंथ का फॉर्मूला। तो हमारा जो भी लाइट रे एक्सरे इंसिडेंट करेगा वो हमें उसका फॉर्मूला इस इक्वेशन से मिलेगा। इस इक्वेशन से हमें कॉन्टिन्यूअस एक्सरे का वेवलेंथ मिलता है, भी है पोटेंशियल। सो ये फॉर्मूला मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इधर देखिए। तो एक्सरे कैसे फॉर्म हो रहा है कॉन्टिन्यूअस, समझ पा रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला से हम लोग
1241 बाई वी एमस्ट्रॉन्ग, या आप लोग नियरली 12400 बाई वी भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, इसको आप लोग 12400 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कैसा क्वेश्चन आएगा, एक अगर एग्जाम्पल दूँ, आप लोग को बोल देगा फाइंड वेवलेंथ ऑफ एक्सरे व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 30 वोल्ट इंसिडेंट्स, एक 30 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन अगर इंसिडेंट करता है तो उसका जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा उसका वेवलेंथ कितना होगा। तो कैसे करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है 12400, मैं यही वाला ले रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं, मैं इजी वाला ले रहा हूँ, बाई 30 एमस्ट्रॉन्ग डायरेक्ट बिठाएंगे, 0 कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 10 आएगा 413.33, तो 413.3 एमस्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये आ रहा है। बोलेंगे सर आपने तो बोल दिया कि 30 वोल्ट के लिए इतना है, अगर मैं यहाँ पर 30 यहाँ पर एक तो आया, अगर यहाँ पर 30 किलो वोल्ट लिख देता तो क्या होता, इंटू 1000 और आ जाता, क्योंकि किलो वोल्ट लिख दिया, तब मेरा आंसर फिर से चेंज हो जाता। तो ये आप लोग ऐसा करके चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन देगा वैसा चेंज कर सकते हैं, ये है उसका लॉजिक, ज़्यादा डरने का है नहीं, बहुत ही ईजी चीज़ था ये वाला। अभी अगर इसका हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा होगा, देखिए इस तरफ मेरा इंटेंसिटी है, मतलब एक्सरे का जो इंटेंसिटी है इस तरफ है हमारा वेवलेंथ, एमस्ट्रॉन्ग में है वेवलेंथ। तो देखा गया हमारा जो ग्राफ देखा गया, अलग अलग पोटेंशियल के लिए अलग अलग ग्राफ है, एक ऐसा करके ग्राफ फॉल करेगा, कभी कभी ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब अलग अलग पोटेंशियल के लिए देखा गया। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक पोटेंशियल है V1, यहाँ पर एक पोटेंशियल V2, सो V2 इज ग्रेटर देन V1, तो ये है लॉजिक, ऐसे करके हमारा ग्राफ चलता रहेगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। कैमरा में सब ठीक से आ रहा है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ कैमरा में कैसा आ रहा है, हाँ कैमरा में सब ठीक ठाक आ रहा है। और ये जो रेंज है ना, देखिए ये ठीक ठाक आ रहा है, और ये जो रेंज है इसको बोलते हैं लैम्डा सी। लैम्डा सी का मतलब है कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ, इसको बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, यही इसका लॉजिक। ये था पूरा कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे कोई भी यहाँ के इलेक्ट्रॉन में इंसिडेंट नहीं करेगा, ये न्यूक्लियस के बहुत करीब से गुजर जाएगा, और न्यूक्लियस के जितना करीब से जाएगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा। ये भी मैं लिख देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे में जितना न्यूक्लियस के पास से जाएगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी का एक्सरे निकलेगा। मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, मोर क्लोज टू न्यूक्लियस क्या होगा, मोर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, ठीक है, मोर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। समझ गए, वेरी गुड। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस एक्सरे था। अभी इसका ठीक और भी अगर एडवांस लेवल में जाएं, और भी अगर पावरफुल अगर एक्सरे चाहे, तब हम लोग कौन सा एक्सरे करेंगे, तब हम लोग करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो अभी उस चीज़ को पढ़ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे सर है क्या चीज़। तो चलिए सभी हम लोग बताएंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए देख लेते हैं, देखिए क्या है, अच्छे से समझ जाइए। नंबर 2 इज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या है, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे जो नहीं कर पाया वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कर दिया। मतलब कॉन्टिन्यूअस एक्सरे क्या था, न्यूक्लियस के करीब से गुजर गया लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन में हिट नहीं किया, लेकिन इधर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन में जाके हिट कर रहा है। हाँ ठीक सुने, बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जाके जब हिट करेगा, मतलब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ऐसे एक एक करके सेल है, यहाँ पर ऐसे करके इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ऐसे करके अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ऐसे बोल दे रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन है। अभी बाहर से देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को मैं इधर बना रहा हूँ, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में जाके अगर इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जाके इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है। हिट करने के बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो दोनों तरफ चल जाएगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको हिट करके इस तरफ चल जाएगा, ये वाला है एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन जो हमारा था, यहाँ का जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन था, ये वाला क्या था, इंटरनल इलेक्ट्रॉन जो कि एटम में था। तो जब ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पर एक वैकेंट हो जाएगा ना, यहाँ पर एक वैकेंट सेल हो जाएगा ना, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, देखिए हाई स्पीड में जाके, तब क्या होगा, तब ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, श्योर। तो जब ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा तो इधर फिर से वैकेंट हो जाएगा, फिर ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा, हमने बोर्स थ्योरी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलिए, जब भी कोई हाई लेवल से लो लेवल में इलेक्ट्रॉन आता है
तो क्या होता है, तो एनर्जी रेडिएट होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है बोर का थ्योरी से, मतलब हाई लेवल से लो लेवल में एक इलेक्ट्रॉन जाके तो इसको हिट करके निकाल दिया, इसको हिट करके निकाल दिया, इसको जब भी निकाल देंगे यहाँ पर वैकेंट हो जा रहा है, इसको फिल करने के लिए कहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, अपर लेवल से नीचे आएगा, ऊपर से जब नीचे आएगा तो क्या होगा, रेडिएशन एमिट होगा ना, वो रेडिएशन एमिट हो रहा है, तो रेडिएशन जो निकल रहा है उसी को हम लोग यहाँ पर एक्सरे बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर जो प्रिंसिपल है क्या है, व्हेन ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन hits an electron of the atom, it की क्या होता है बोलिए, it goes out and a vacant position is created, and a vacant position क्या होता है, is created। अभी to fill this vacant space, fill this vacancy, electron from क्या होता है, from higher level, electron from higher level क्या होता है, comes down, तो हायर लेवल से नीचे आता है, और जब भी नीचे आता है वहां से क्या होता है, रेडिएशन एमिट होता है, एंड सो रेडिएशन इज एमिटेड। सो रेडिएशन, क्योंकि अपर लेवल से जब भी लो लेवल में आएगा, तो हमें बोर्स का थ्योरी से क्या पता है, बोर का थ्योरी से जब भी हाई लेवल से लो लेवल में आएगा तो क्या होगा, एनर्जी एमिट होगा। तो वही चीज़ इधर हो रहा है, समझ पा रहे हैं, वही चीज़ इधर हो रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लोअर लेवल में आएगा तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा। यहाँ पर वही थ्योरी हमारा हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, बोले थे कि एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। मतलब हमारा एक हायर लेवल से माइनस लोअर लेवल में जब आएगा E(n2 - E(n1), तो हमें क्या पता है, हमें इसका मतलब क्या पता है, बोलिए हमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या पता है, याद कीजिए। एनर्जी का फॉर्मूला पता था -13.6 × Z²/n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा है, हमें यह पता है। तो यहाँ से जब भी शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी ऊपर से नीचे आएगा यहाँ पर रेडिएशन एमिट होगा ना। सो मतलब E(n2 - E(n1) = क्या होगा, -13.6 × Z² 1/n2², 1/n1², ये वाला होगा ना हमारा। अगर 13 में अंदर घुसा देता तो चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट शिफ्ट देखा जाएगा। फिर यहीं से हम लोग एक नया लॉ सीखेंगे जिसको मोजले लॉ बोलता है। लेकिन ये जानने से पहले ये वाला चीज़ समझिए कि ये वाला चीज़ आप लोग का दिमाग में घुस रहा है कि नहीं, कि कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। तो ये है हमारा थ्योरी। अभी ये फॉर्मूला में जाने से पहले आप लोगों में थोड़ा समझा देता हूँ कि हर एक लेवल से क्या क्या चीज़ें निकलता है। तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिए। सो इसको अच्छे से समझिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक एटम है, समझिए अच्छा से। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, समझिए। एक एक तो सेल है, ये के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल। सो देखिए, अलग अलग जगह से इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से अगर के सेल में आए, अलग अलग जगह से इलेक्ट्रॉन अगर के सेल में आए और बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर के सेल में आए, तो यहाँ पर अलग अलग लाइन से आ रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग के सेल, इसको बोलते हैं क्या, सॉरी के सेल, इसको बोलते हैं एल सेल, इसको बोलते हैं एम सेल। तो जब भी ऊपर से नीचे आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बोलिए तो के लाइन्स। यहाँ पर हमारा क्या क्रिएट होगा, के लाइन्स। लेकिन सबसे पहला जो है ये वाला को बोलेंगे अल्फा, ये वाला बीटा, ये वाला गामा से चलता रहेगा। इसको बोलेंगे के अल्फा, इसको बोलेंगे के बीटा, इसको बोलेंगे के गामा। इन सबको मिलके क्या होता है, के लाइन्स या के स्पेक्ट्रम। जब भी आएगा यहाँ से तो रेडिएशन एमिट होगा ना, यहाँ से रेडिएशन एमिट होगा। हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहे, मैं हट जा रहा हूँ, अच्छे से देखिए। उसको बोलेंगे के लाइन्स, के अल्फा, के बीटा, तो इसको बोलेंगे के लाइन्स। इसको रुकिए, वाला कैसा हो गया सर्कल, सर्कल को थोड़ा अच्छा से बनाने दीजिए। हाँ, तो इसको बोलेंगे के लाइन्स। रुकिए, इसको अच्छा से लिखते हैं, इसको न्यूक्लियस को थोड़ा नीचे कर देते हैं। इसको बोलेंगे के लाइन्स, या इसको के सीरीज भी हम लोग बोल सकते हैं। के गामा है, उसके बाद के डेल्टा है, ऐसा करके चलता रहेगा। तो सबसे पहला जो लेवल में आया उसको बोलेंगे के सीरीज। अभी बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा एल सेल में आए, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मेरा एल सेल में आए, इसके बाहर बाद भी अगर एक ऑर्बिट है, सोचिए यहाँ पर एक ऑर्बिट है, यहाँ से मेरा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, फिर ऊपर से यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहला है अल्फा लाइन, फिर बीटा, फिर गामा, और चलता रहेगा। तो गामा के बाद डेल्टा। तो ये वाला है एल अल्फा,
एल बीटा, एल गामा, और इन सबको बोलेंगे हम लोग क्या, एल सीरीज। समझ पा रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको, एल सीरीज। जब भी कहीं से कहाँ जाएगा, एम में जाएगा। ये वाला के शेल, एल सेल, ये एम सेल, कहीं से अगर एम में आया, कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर एम में आया, सोचिए ऐसे करके एम में आ रहा है, कहीं से दूसरा ऑर्बिट से आ रहा है, तो सबसे पहले अल्फा बीटा गामा चलता रहेगा, तो इसको बोलेंगे एम अल्फा, एम बीटा, एम गामा, और इसको बोलेंगे एम सीरीज। सो उसके बाद एम के बाद एन सीरीज, ऐसे करके चलता रहेगा। तो जब भी आएगा, यहाँ से तो रेडिएशन इमिट हो रहा है ना, यहाँ से तो रेडिएशन इमिट हो रहा है, जब भी आ रहा है यहाँ से रेडिएशन इमिट हो रहा है, ये सभी जो रेडिएशन इमिट हो रहा है इसको ही बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो यहाँ पर डायग्राम को अच्छे से समझिए, अलग अलग लेवल से जब नीचे आएगा तो अलग अलग हमारा एक्सरे निकलेगा। सबसे पावरफुल एक्सरे कब निकलेगा, जब हमारा कोई भी लाइन के सीरीज में आएगा। के सीरीज का सबसे पावरफुल कब निकलेगा, जब वो के अल्फा लाइन होगा। तो एक्सरे सबसे पावरफुल एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में कब होता है, ये के अल्फा लाइन, जब एल सेल से के शेल में आता है। ये वाला इंफॉर्मेशन बहुत ही है, मोस्ट पावरफुल अगर बोलेंगे के अल्फा, अगर हमारा मोस्ट पावरफुल या जिसका मोस्ट इंटेंसिटी होता है, ये होता है के शेल का फर्स्ट जो ट्रांजिशन होता है। इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, डायग्राम बनाना चाहते हैं, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, इसको आप जल्दी से ले लीजिए क्योंकि ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग लाइन्स है। सो ये वाला हमारा पूरा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का हमने मैकेनिज्म देख लिया। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग एक्सरे का अलग अलग पैटर्न होगा ना, तो इसको हम लोग एक ग्राफ भी बना सकते हैं। मैं साइड में अगर यहाँ पर बनाऊँ, यहाँ पर अगर मेरा इंटेंसिटी है, यहाँ पर अगर वेवलेंथ है, सो अलग अलग हमारा क्या होगा बोलिए तो। रुको पहले कैमरा में ठीक से आ रहा है, कैमरा में देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ कैमरा में जगह है। तो हम लोग अगर करते हैं तो ये वाला जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे शुरू होगा ग्राफ, ऐसा करके फॉल होगा, फिर यहाँ पर थोड़ा राइज होगा, फिर और थोड़ा राइज होगा, फिर ऐसे करके और थोड़ा राइज होगा, फिर ऐसे करके चलता रहेगा। सबसे पहला जो राइज हुआ यहाँ पर, सॉरी पहला वाला थोड़ा ज़्यादा पीक होगा, इसको बोलेंगे के अल्फा, इसको बोलेंगे के बीटा, फिर वैसे ही ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा एल अल्फा, एल बीटा, यहाँ पर एम अल्फा, एम बीटा, ऐसे चलता रहेगा। ये अलग अलग लाइंस के लिए ये वाला होगा। तो ये वाला हमारा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का ग्राफ है। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पीक कहाँ पर ग्रो कर रहा है, ये लाइंस के लिए हमारा पीक ग्रो कर रहा है। देख लीजिए लाइंस के लिए हमारा पीक ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर हम अलग अलग चीज़ देख लिए। तो हम अगर देखेंगे जब हमारा N2 से N1 आ रहा है तो क्या हो रहा है, के अल्फा। जब N3 से N1 आ रहा है क्या हो रहा है, के बीटा लाइन। जब N4 से N1 आ रहा है तो क्या हो रहा है, के गामा। अगर N5 से N1 आता तो क्या होता, के डेल्टा होता है। ऐसा करके चलता रहता है। अगर हम लोग बोले N3 से N2 आ रहा है तो क्या होगा, एल अल्फा। ये इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, आपको एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर N4 से N2 आएगा तो क्या होगा, एल बीटा। N5 से अगर N2 आया तो होगा एल गामा। फिर वैसे चलता रहेगा, एल डेल्टा, ऐसे करके चलता रहेगा। फिर अगर M का मैं बात बोलूँ, N4 से N3 अगर होगा तो क्या होगा, एम अल्फा। N5 से अगर N3 होगा तो होगा एम बीटा। तो ऐसा करके हमारा चलता रहेगा। ये है हमारा मेन लॉजिक। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का सबसे मेन लॉजिक ये वाला है। समझ पा रहे हैं। तो इसको लेके हमने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे लेके एक पर्टिकुलर लॉ है जिसको बोलते हैं मोजलेस लॉ। तो मोजलेस लॉ क्या है उसको समझने से पहले समझ लीजिए है क्या चीज़। रीडबर्ग सीरीज का हमें क्या फॉर्मूला पता था, याद कीजिए। हमें रीडबर्ग इक्वेशन पता है। रीडबर्ग का जो इक्वेशन था याद कीजिए, हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, उससे न्यूमेरिकल्स भी हमने किए। रीडबर्ग इक्वेशन याद कीजिए, याद आ रहा है कि नहीं। 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अभी क्या हो रहा है, ये रीडबर्ग सीरीज नॉर्मल रेडिएशन के लिए था। अभी एक मॉडिफाइड रीडबर्ग फॉर्मूला भी है, मॉडिफाइड रीडबर्ग इक्वेशन, जो किसने दिया, जो मोजले ने दिया। मोजलेस लॉ या जिस दो मॉडिफाइड रीडबर्ग इक्वेशन जो मोजले ने दिया, वो क्या दिया कि 1/λ इक्वल्स टू r इंटू जेड माइनस सिग्मा होल स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये वाला लॉ मोजले ने दिया। और यहाँ पर किसका मीनिंग क्या है पहले मैं लिख देता हूँ, फिर एक एक चीज़ को समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो z है उसका मतलब तो आप सभी लोगों को पता है। z का मतलब है एटॉमिक नंबर, सिग्मा का मतलब है स्क्रीनिंग कांस्टेंट,
सिग्मा का मतलब है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर z इफेक्टिव का मतलब है z माइनस सिग्मा, इसको बोलते हैं z इफेक्टिव। तो ये वाला हमने किसने दिया, ये वाला लॉ हमें मोजले ने दिया। अभी यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, z इफेक्टिव इसका मीनिंग क्या है। सो अगर हम लोग देखें यहाँ से, देखिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हमें पता और एक चीज़ है सिग्मा का वैल्यू क्या है, अलग अलग जगह अलग अलग है, तो जान लीजिए एक पर्टिकुलर वैल्यू है फॉर अल्फा सीरीज, फॉर के अल्फा सिग्मा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तब वहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू आर इंटू जेड माइनस 1 होल स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर अल्फा के लिए मैं लिख सकता हूँ 1 बाई लैम्डा, अल्फा के लिए हम ये वाला चीज़ बोल सकते हैं कि हमारा उसके लिए इसका वैल्यू 1 होगा, तो 1 बाई जेड माइनस 1 होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको अगर हम लोग किसके टर्म में लेके जाएंगे, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी का टर्म में लेके जाएंगे तो याद कीजिए हमारे पास क्या था, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल्स टू दिस। सो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा c बाई लैम्डा, सो 1 बाई फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा लैम्डा बाई c, और हम नहीं हमें सॉरी इसको लैम्डा के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा c बाई न्यू, सो 1 बाई लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा न्यू बाई c हो जाएगा। तो उधर मैं अगर वैल्यू बिठा दूँ, सो लैम्डा का जगह क्या बिठाऊंगा 1 बाई लैम्डा का जगह न्यू बाई c इक्वल्स टू आर इंटू जेड माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ ना। फिर यहाँ से हम लोग c को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ न्यू इक्वल्स टू आर इंटू सी बाई, नहीं बाई कुछ नहीं, आर इंटू सी इंटू जेड माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ ना। देखिए ये वाला इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो ये वाला इक्वेशन को मैं जब लिख दिया हूँ, तो इसको अगर मैं कांस्टेंट बोल दूँ, ये जो देखिए पूरा टर्म जो है, पूरा जो टर्म है, ये जो r इंटू सी इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर को अगर मैं कांस्टेंट b बोल दूँ, b एक कांस्टेंट है क्योंकि इसका वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ b इंटू जेड माइनस 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो यहाँ पर क्या होगा z माइनस रूट न्यू इक्वल्स टू b इंटू जेड माइनस 1, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू z माइनस 1 मैं लिख सकता हूँ। या यहाँ से और एक चीज़ भी मैं लिख सकता हूँ z इफेक्टिव का टर्म में कि रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू z इफेक्टिव। यही क्या है, इसी को बोलते हैं मोजलेस लॉ। मोजलेस लॉ क्या स्टेटमेंट क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, द स्क्वायर रूट ऑफ frequency of characteristic wave ray is directly proportional to the atomic number of element, directly proportional to atomic number of element मैं लिख दे रहा हूँ। द इस मोजले का लॉ का जो स्टेटमेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे is directly proportional to atomic number, directly proportional to atomic number of element, atomic number of element। ये है हमारा क्या स्क्वायर रूट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, ये क्या है, ये मोजले लॉ है। और यहाँ से अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे तो ये किसका ग्राफ है बोलिए, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ऑरिजिन, बोलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो ग्राफ हम लोग पॉइंट करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, मोजले लॉ का ग्राफ भी आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरफ है फ्रीक्वेंसी, सो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। हाँ, तो यही पूरा मैकेनिज्म था ऑफ एक्सरे फॉर्मेशन। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए हम लोग क्या जानेंगे, ये हमारा लाइट का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ये एटॉमिक नंबर है, ये हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे ओवरऑल हमने चैप्टर में एक्सरे का हमने देख लिया पूरा चीज़ क्या है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, लेकिन आज मैं आप लोग को न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, आज मेरा भी थोड़ा काम है, आज मेरा बहुत ही कम लिमिटेड टाइम था, उसके अंदर मैंने वीडियो शूट किया आप लोगों के लिए।
क्योंकि अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मुझे अभी निकलना है, मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। उसके अंदर आप लोगों के लिए मैंने ये क्लास रिकॉर्ड कर दिया। अभी इसको आप लोग फॉलो कीजिए, नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्दी आएगा और आप लोगों को मैं वहाँ से पढ़ाऊँगा आगे, ठीक है। तो तब तक के लिए यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आप सभी लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।